नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्रीराम में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम समास के भाग 3 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, अपन ने इससे पहले 2 भागों की समास से संबंधित जानकारी ली थी। आज हम इसके अगले समास में बात कर रहे थे। तो अपना जो समास चल रहा था 2 नंबर का, जिसमें तत्पुरुष समास था। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को हमने विभक्ति चिन्हों के आधार पे या कहें कारक चिन्हों के आधार पे कितने भेदों में बनाया था? इसके 6 भेद बनाए थे। तो हमने 2 भेदों की चर्चा इससे पूर्व वाले भाग नंबर 2 में हमने कर चुके हैं। तो उसमें आज हम जो इसके तीसरे पार्ट की बात करें, जो तीसरा जो है, देखो सबसे पहले अपने क्या किया, कर्म कारक की बात की थी, कर्म के बाद में करण की बात की थी। आज हम संप्रदान कारक की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसका नाम भी क्या पड़ गया, संप्रदान कारक। संप्रदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में देखिए, संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह के लिए जो विभक्ति चिन्ह होती है वो क्या होती है, के लिए होती है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है हमारे सामने कि के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिन शब्दों में हमें संदेह बना रहता है कि वहां पे के लिए आएगा या के आएगा या से आएगा, तो वहां पे विभक्ति चिन्ह को लेकर के हम बड़े भ्रमित रहते हैं। तो यहां पर हम एक बात ध्यान रखें कि सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे पद के रूप में आकर के हमेशा के लिए विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। वो कौन कौन से शब्द हैं उसकी बात करें। देखो, जैसे ऐसे शब्द आ जाए, शाला, शाला शब्द आ जाए, आलय शब्द आ जाए, घर शब्द आ जाए, घर आ जाए। उसके बाद देखो क्षेत्र आ जाए, भूमि आ जाए, मंच आ जाए, मंच, शाला, आला, आलय, घर, क्षेत्र, भूमि, मंच। अगर इनमें से कोई भी शब्द यदि दूसरे पद के स्थान पे आ रहा है तो वहां पर हमेशा के लिए का ही प्रयोग करना है, किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग वहां पर हमें नहीं करना चाहिए। यह हमें यहां पर ध्यान देने योग्य बात है। जैसे अपने पास शब्द आया पाठशाला। अब पाठशाला शब्द में क्या देखना है कि दूसरा जो पद हमारा आ रहा है वो शाला आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करें, हमें के लिए विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा पाठ के लिए शाला, ये बन गया। जैसे अपने पास शब्द आया विद्यालय, विद्यालय, तो यहां पर हम इसका टुकड़ा करेंगे तो विद्या प्लस आलय बनेगा। तो दूसरा हमारा जो शब्द आ रहा है वो आलय आ रहा है। तो आलय जहां पर भी आ जाए वहां पर हम बात करें केवल के लिए विभक्ति चिन्ह का ही प्रयोग होगा, बाकी किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग यहां पे नहीं किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय आ गया। उसके बाद यदि हम बात करें, जैसे अपने पास रसोई घर शब्द आ गया, रसोई घर। अब यहां पे देखना क्या है कि दूसरा जो पद हमारा घर आ रहा है, अगर दूसरा पद घर आ रहा है तो ये मान लो कि वहां पर विभक्ति क्या आएगी, के लिए ही आएगी। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या बन जाएगा, रसोई के लिए, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर बन गया। अब बात करें जैसे क्षेत्र की, तो ये भी हमें बड़ा कंफ्यूजिंग मामला होता है। जैसे रण क्षेत्र आ गया, रण क्षेत्र। अब यहां पे कंफ्यूज ये रहता है कि एक ऑप्शन हमें वहां पर मिलता है रण का क्षेत्र और एक हमें मिलता है रण के लिए क्षेत्र। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि क्षेत्र दूसरे पद पे आ रहा है तो वहां पर क्या करें कि इसके विभक्ति के लिए का ही प्रयोग करें। तो क्या हो जाएगा, रण के लिए, रण के लिए, रण के लिए क्षेत्र शब्द आ जाएगा। ये बात अपन को ध्यान रखना है। अब यहां पे देखें, जैसे अपने पास शब्द आ गया भूमि की बात करें, रणभूमि शब्द आ गया, रणभूमि। अब चाहे वो रणभूमि हो चाहे कृषि भूमि हो, अगर रणभूमि के स्थान पे में कृषि भूमि मिल जाती है तो दोनों में भूमि शब्द आ गया तो क्या आएगा, के लिए आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रण की भूमि नहीं होगा, रण के लिए, रण के लिए भूमि बन जाएगा। ये बात हम ध्यान दें। जैसे अपने पास शब्द आ गया कृषि भूमि, कृषि भूमि शब्द आया। अब कृषि भूमि में भी अपन को क्या करना है,
यानी भूमि शब्द आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, विभक्ति के लिए का ही प्रयोग करना है और सीधा सा क्या बन जाएगा, कृषि के लिए भूमि बन जाएगा। इस प्रकार से देखो मंच आ जाए, जैसे अपने पास आ जाए रंगमंच, रंगमंच शब्द आ गया, तो हमें यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि मंच जहां पर भी यदि आ रहा है तो वहां पर क्या करें, वहां के लिए का प्रयोग करें, तो रंग का मंच न करें, ये क्या बनेगा विग्रह इसका, रंग के लिए मंच बनेगा, रंग के लिए मंच। एक बार फिर से हम संप्रदान की यहां पे बात करें कि संप्रदान के अंतर्गत क्या है कि के लिए विभक्ति चिन्ह क्या होगा, के लिए होगा। सबसे पहले हम देखें कि द्वितीय पद इस समास का दूसरा पद है, इनमें यदि ये आ जाते हैं शाला, आले, घर, क्षेत्र, भूमि, मंच, अगर ये आ रहे हैं तो वहां पर हमें विभक्ति के रूप में क्या करना है, वहां विभक्ति के रूप में हमें केवल के लिए का ही प्रयोग करना है। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, विद्यालय, विद्या के लिए आले, यहाँ पे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र, और रणभूमि, रण के लिए भूमि, और यहाँ पे कृषि भूमि, कृषि के लिए भूमि, रंग भूमि, ये रंगमंच, रंग के लिए मंच हो जाएगा। इस प्रकार से हमें केवल किसका प्रयोग करना है, के लिए का करना है। संप्रदान के बाद देखो हम बात करते हैं किसकी, अपादान की। तो अपादान में हमने देखा है कि कारक प्रत्यय में भी हमने देखा कि इसमें अलग होने का भाव होता है, तो इसमें अलग होने का भाव पाया जाएगा किस प्रकार से, तो इसमें बन जाएगा संप्रदान के बाद में, संप्रदान के बाद अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में देखें कि से अलग होने के भाव में यहां पर पाया जाएगा। जैसे हम बात करें सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त शब्द आ गया। अब यहां पर ये देखना है कि दूसरा पद है क्या आ रहा है, निवृत्त आ रहा है। निवृत्त का मतलब होता है अलग होना, सेवा से अलग होना, तो यहां अलग होने का भाव है, तो ये क्या हो जाएगा, सेवा से निवृत्त बन गया, सेवा से निवृत्त यानी अलग होने के भाव में आ गया। जैसे अपन कहें पदमुक्त शब्द आ गया, तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पद से मुक्त शब्द यानी पद से अलग होने का। अपन जैसे बात करें ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त में देखो क्या बन जाएगा, ऋण से मुक्त बन जाएगा। ऋण मुक्त के बाद यदि हम बात करें एक शब्द होता है पदच्युत। अब पदच्युत का मतलब होता है पद से अलग होना, तो ये क्या हो जाएगा, पद से च्युत यानी अलग। और उसके बाद यदि हम बात करें देश निकाला, देश निकाला में क्या करें, यहां देश से निकाला, देश से निकाला, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सब में क्या हो रहा है, जितने भी हमारे उदाहरण आ रहे हैं इन सब में से विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन से विभक्ति का प्रयोग करण के अंतर्गत भी हुआ था, करण में साधन बन रहा था, लेकिन यहां देखो ये जितने भी से आए इनसे अलग होने का भाव हो रहा है, और अलग होने का भाव जहां पर भी मिलता है वहां पे क्या बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष बन जाएगा। अपादान तत्पुरुष के बाद हम बात करते हैं देखिए अधिकरण की। अधिकरण के अंतर्गत क्या होता है, जैसे अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में हम बात करें तो अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार, यानी क्रिया का कोई ना कोई आधार बनता है। यहां पे अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। विभक्ति चिन्ह इसमें क्या होती है, में, पे और पर, ये इसकी विभक्ति होती है। अब हम बात करें कि इसमें किस प्रकार के उदाहरण पाए जाते हैं अधिकरण में। देखो जैसे अपने यहां पे बात करें में, पे, पर का, तो अपने पास शब्द आ गया जैसे घुड़सवार, घोड़े सवार। तो इस घुड़सवार में क्या देखना है कि इसका विग्रह करेंगे तो यहां घोड़ा उसका आधार बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, घोड़े पर सवार। तो यहां पर ये आधार बन गया। अपन जैसे कहें जलमग्न शब्द आया, तो अब ये क्या बन जाएगा, जल में मग्न बन गया। अपन कहें विचारमग्न, तो ये क्या बन जाएगा, विचारमग्न में विचारों में मग्न, बहुवचन विचारों में मग्न बन जाएगा। इसके बाद हम देखें जैसे भावमग्न आ जाए, भावमग्न है, तो ये क्या बन जाएगा, भावों में मग्न बन जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें
यहां पर जलमग्न हो गया, विचारमग्न हो गया, घुड़सवार हो गया। जैसे शब्द आ जाए आप बीती, तो आप बीती में क्या है, आप पर बीती बन गया, आप पर बीती। जैसे अपन गए वनवासी और वनगमन, वन को गमन आएगा, वनवासी और वासी शब्द जुड़ते क्या हो जाएगा, वन का वासी। लेकिन वनवास शब्द आ जाए केवल वनवास, वनवास, तो यहां पर ध्यान दें ये क्या बनेगा, वन में वास, यहां आधार वन बन रहा है। तो ये उदाहरण किसके बनते हैं, अधिकरण के बनते हैं। अधिकरण के बाद हम बात करते हैं तत्पुरुष के अंदर अंतिम जो है जिसका नाम है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष में देखो हमने यहां पर विभक्ति केवल जो स्वतंत्र रूप से विभक्ति काम में आती है उसी को काम में लेंगे, क्योंकि संबंध कारक में काके की, नानेनी, रारेरी का प्रयोग भी होता है, उनका प्रयोग यहां नहीं होता है। यहां केवल स्वतंत्र विभक्ति का, के और के, इनका प्रयोग होता है। जैसे अपन कहें राजपुत्र, राजपुत्र शब्द आया तो ये क्या बन जाएगा, राजा का पुत्र शब्द बन गया। जैसे शब्द आ गया कन्यादान, तो यहां पर कन्या के लिए दान न करके इसका स्वयं कन्या का ही दान होता है, तो क्या हो जाएगा, कन्या का दान, कन्या का दान बन जाएगा। इसके बाद कन्या के दान के बाद यदि हम बात करें, जैसे अपने पास शब्द आ गया नगर सेठ, तो ये क्या बन जाएगा, नगर का सेठ, नगर का सेठ बन गया। इसके बाद देखिए हम बात करें नगर सेठ बन गया। जैसे अपन एक शब्द होता है पुरुषोत्तम, तो वो तो पुरुषों में उत्तम हो जाएगा, और नरोत्तम नरु में उत्तम हो जाएगा। अपन को चाहिए क्या, का के की। जैसे अपन को चाहिए राष्ट्रपति, तो ये क्या बन जाएगा, राष्ट्र का पति बन जाएगा। जैसे आ गया सेनाध्यक्ष से, सेनाध्यक्ष शब्द आया तो ये क्या बन जाएगा, सेना का अध्यक्ष बन जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है। एक बार हम फिर से संबंध में सबसे पहले हमें देखना है का, के की विभक्ति जो स्वतंत्र रूप से आती है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र आएगा, इसका विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम बात करें कन्यादान तो कन्या का दान हो जाएगा, नगर सेठ नगर का सेठ हो जाएगा, और राष्ट्रपति राष्ट्र का पति हो जाएगा, और सेनाध्यक्ष सेना का अध्यक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ये तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष हुआ। अब तत्पुरुष समास के बाद हम अगले समास की बात कर रहे हैं। जैसे आज हम दो समासों की चर्चा हुई अपने यहाँ पे, एक तो सबसे पहले अव्यय भाव समास को देखा, उसके बाद तत्पुरुष समास को देखा। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, रचना या बनावट के आधार पर बनाए गए, रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद, रचना या बनावट के आधार पे तत्पुरुष समास के भेद बनाए गए। रचना या बनावट के आधार पे तत्पुरुष समास के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा आज हम यहां पे कर रहे हैं। सबसे पहले आता है देखिए नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। इस नए तत्पुरुष समास में देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम देखें, नए जो होता है वो नकारात्मक रूप में होता है। इसमें कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं, विलोम कर देते हैं, उसको नकारात्मक बना देते हैं, विपरीत बना देंगे। तो यहां पर इस प्रकार के शब्द बनते हैं, जैसे अनाथ शब्द आया। अब यहां पे देखो पहला पद क्या आ गया, ए आ गया, तो ये अब इसको विलोम बना दिया नाथ शब्द को। तो इसका विग्रह करते हैं तो क्या करेंगे, केवल नए नाथ। सबसे पहले नए का प्रयोग करें। जैसे अपने पास शब्द आ गया अज्ञान, तो अज्ञान में क्या हो जाएगा, नए ज्ञान, नए ज्ञान। जैसे शब्द आ गया अमूल्य, अमूल्य शब्द आया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना नए मूल्य, नए मूल्य शब्द बन गया। तो यहां पर देखना क्या है, जैसे शब्द आ गया अनपढ़, अनपढ़ शब्द आ गया तो ये क्या बन जाएगा, नए पढ़ा हुआ, नए पढ़ा
हुआ। और जैसे अपने पास शब्द आ गया, यहां पे अपने आया अनुचित, तो अनुचित में क्या आया, अनुपसर्ग आया, तो ये क्या हो जाएगा, न उचित। शब्द आया अनुपयोगी, अनुपयोगी, तो ये क्या हो जाएगा, न उपयोगी। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सबसे पहले हम न का प्रयोग करें। यहां ये जो नीर, नीर, निश, ये उपसर्ग हमने काम में लिए थे, कहां पर, अव्ययी भाव समास में भी लिए थे। अव्ययी भाव समास में भी इनको काम में लिया था। इनके ए के साथ हम कह सकते हैं अन्य और अन्य, एक तद्भव होता है और एक तत्सम, इनको भी हम यहां पे काम में ले सकते हैं। तो यहां पर देखो अन्य का प्रयोग हुआ है। नए तत्पुरुष समास के बाद हम बात करें जैसे अलुक तत्पुरुष समास। रचना या बनावट के आधार पर दूसरा जो भेद आएगा वो कौन सा आएगा, दूसरा भेद यहां पे आएगा अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या देखना है कि प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह किसी ना किसी रूप से मौजूद रहती है। प्रथम जो पद होता है उसके साथ विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहें, वो किसी ना किसी रूप में मौजूद रहता है। वो किस प्रकार से रहता है देखें, तो यहां पर बात करें, जैसे अपना बन गया शब्द आया अपने पास मृत्युंजय, शब्द आया मृत्युंजय, तो यहां मृत्युंजय का टुकड़ा करेंगे तो ये क्या बनेगा, मृत्युम प्लस, यानी ये अनुस्वार मैं में बदल जाएगा। मैं संस्कृत की विभक्ति होती है और इस संस्कृत की विभक्ति को हम को के नाम से जानते हैं। तो ये मृत्युम प्लस जे, इसका विग्रह क्या बन जाएगा, मृत्यु को जीतने वाला, ये बन गया। जैसे अपने पास शब्द आया धनंजय, धनंजय शब्द आया, तो अब इसका टुकड़ा करना है। सबसे पहले क्या बनेगा, ये धनम प्लस जे बनेगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा धन को जीतने वाला, धन को जीतने वाला, ये धनंजय बन गया। तो यहां पर प्रथम पद के साथ विभक्ति किसी ना किसी रूप में मौजूद मिलती है। अब अलुक के बाद यदि हम बात करें किसकी, लुप्त पद तीसरा होता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास, इस समास में क्या होता है, कारक चिन्हों के साथ साथ विभक्ति चिन्ह है उसका भी लोप पाया जाता है। कारक चिन्हों के साथ साथ किसका लोप पाया जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप पाया जाता है। और इस विभक्ति चिन्ह के लोप के बाद हम बात करें, देखिए किस प्रकार से मिलता है। तत्पुरुष समास में क्या होगा, कारक चिन्हों के साथ साथ विभक्ति चिन्ह है उसका भी लोप पाया जाता है। किस प्रकार से पाया जाता है, जैसे अपने पास शब्द आ गया पवन चक्की। अब पवन चक्की में क्या देखना है, ये विग्रह बनेगा इसका, पवन के द्वारा चलने वाली चक्की, ये बन गया। जैसे अपने पास शब्द आ गया मधुमक्खी, अब इसमें क्या बन जाएगा, मधु यानी शहद, मीठा, तो ये हो जाएगा मधु को एकत्र करने वाली मक्खी, क्या कहलाएगी, मधुमक्खी कहलाएगी। जैसे आगे अपने पास है दही बड़ा शब्द आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। इस प्रकार के जो उदाहरण बनते हैं वो किसके अंतर्गत, देखो क्या है, यहां के द्वारा विभक्ति चिन्ह के साथ साथ क्या होते हैं, अन्य पद हैं, इनका भी लोप हो जाता है। लोप होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया, लुप्त पद तत्पुरुष इसका नाम दिया गया। यहां देखो को के साथ साथ विभक्ति के साथ साथ एकत्र करने वाली ये जो अन्य पद हैं इनका भी क्या हो जाता है, सामासिक पद बनाते समय लोप हो जाता है, इसलिए समास का नाम पड़ गया लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब हम इसके चौथे भेद की बात कर रहे हैं। देखिए चौथा भेद इसका क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास में क्या है कि इसका जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद स्वतंत्र रूप से न आकर प्रत्यय या
प्रत्यय या उपपद के रूप में, उपपद के रूप में आता है। देखो क्या हुआ यहां पे कि दूसरा जो पद होता है वो स्वतंत्र पद नहीं होता है, वो किस रूप में आएगा, वो या तो प्रत्यय के रूप में आ सकता है या फिर उप यानी छोटे पद के रूप में आ सकता है। ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो वहां पर उपपद तत्पुरुष समास होगा। जैसे अपने पास शब्द आ गया जलज, अब जलज का हम टुकड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल प्लस जय। अब जय यहां पे प्रत्यय के रूप में या उपपद के रूप में आया है, तो इसका विग्रह करने पे क्या बन जाएगा, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। देखिए जैसे अपने जलज शब्द में क्या हुआ, जल में जन्म लेने वाला, ऐसे ही शब्द बन जाएगा जैसे सरोज, तो सरोज में विसर्ग संधि, इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या बन जाएगा, सरय प्लस जय बन जाएगा। तो यानी तालाब में जन्म लेने वाला। जैसे हम बात करें पंकज की, तो पंकज में क्या हो जाएगा, पंक होता है कीचड़, तो पंक में जन्म लेने वाला। जैसे यहां पे बात की जाए खग, ख यहां पे खगोल आकाश, गे का मतलब होता है गमन करने वाला या विचरण करने वाला। तो यहां पे इसका विग्रह क्या बन जाएगा, आकाश में गमन करने वाला। फिर जैसे हम बात करें कार प्रत्यय की, जैसे शब्द आ गया स्वर्णकार, अगर कार प्रत्यय आ रहा है तो वहां पर भी उपपद तत्पुरुष समास बन जाता है। जैसे स्वर्णकार में कार यहां पे प्रत्यय के रूप में आ रहा है, तो प्रत्यय के रूप में आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ये सोने का काम करने वाला। जैसे अपने पास शब्द आया कुंभकार, तो यहां पे क्या बन जाएगा, कुंभ यानी घड़े, और यहां कार प्रत्यय के रूप में तो क्या बन जाएगा, घड़ों का काम करने वाला। दोस्तों एक बार फिर से हम इसकी उपपद तत्पुरुष समास की चर्चा कर रहे हैं कि इस समास का जो द्वितीय पद होता है, दूसरा पद होता है, वो क्या होता है, स्वतंत्र रूप से न आकर के किसी प्रत्यय या उपपद या सहायक पद के रूप में आता है। तो हमने जितने भी यहाँ पे उदाहरण बनाए हैं, यहाँ पे जैसे जलज शब्द आया तो इसमें जय क्या है, प्रत्यय के रूप में आया है। सरोज में यहाँ पे जय आया तो ये प्रत्यय के रूप में आया है। पंकज में प्रत्यय के रूप में आया है। यहाँ गय है, ये प्रत्यय के रूप में आया है या उपपद के रूप में आया है। यहाँ कार दो शब्दों में आया तो ये किस रूप में आया, प्रत्यय के रूप में आया है। तो ऐसे जो भी उदाहरण बनते हैं वो सब के सब उदाहरण किस में बनते हैं, उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत बनते हैं। अपना यहाँ पे उपपद तत्पुरुष समास अंतिम बनावट के आधार पे इसका चौथा भेद था, तो तत्पुरुष समास यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अगली कलांश में कर्मधारय समास की चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।